Hello students, you have learnt about types of unit cells, primitive unit cell and centered unit cells. Now we will find the number of atoms in a unit cell. आपने देखा कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं या हम कहें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके कॉर्नर्स पर होते हैं, सिर्फ जो उसके वर्टिसेस हैं वहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, किसमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल में। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो पार्टिकल इसके कॉर्नर पर हैं कि इसका हर पार्टिकल का कितना पार्ट, कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आ रहा है। मान लो ये इस पार्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, तो इस पार्टिकल का अभी तक शायद आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। आपने सोचा होगा कि कॉर्नर पर है ये पार्टिकल, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस पार्टिकल का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर जा रहा है, इस क्यूब के अंदर जा रहा है, बाकी का और सारा हिस्सा कहाँ पर जाएगा। ठीक है, जब एटम्स पैक होते हैं एक क्रिस्टल को बनाने के लिए, हमें पता है कि जब भी कोई सॉलिड बनता है तो एटम्स जो हैं उनकी पैकिंग होती है। ठीक है, और नॉर्मली हम जो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह से हम देखते हैं कि एटम्स जो हैं इस तरह से एक के साथ एक, उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता, इस तरह से वो पैक होते हैं जब एक सॉलिड का निर्माण होता है, तो है ना। तो हम ये देखते हैं कि एटम्स इस तरह से पैक होते हैं। ये तो हमने एक शीट बना ली एटम्स की। ठीक है, यानी कि मैंने ये 2D स्ट्रक्चर बना दिया एटम्स का। एटम्स को अरेंज करना स्टार्ट किया मैंने। एक एटम लिया, पहले एक एक करके एटम की एक लाइन बनाई, फिर उस लाइन के नीचे एक और लाइन लगाई, फिर उसके नीचे एक और लाइन। इस तरह से मेरे पास 2D स्ट्रक्चर आएगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद क्या करूँगी मैं? उसके बाद जो ये हमारे पास 2D स्ट्रक्चर बन गया, एक शीट बन गई, इस शीट के ऊपर ऐसी ही दूसरी शीट रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे ही तीसरी शीट रखेंगे। ठीक है, लेकिन वो शीट हम रखेंगे कैसे? अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती हैं। एक शीट बना ली आपने, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी शीट कैसे रखी गई और तीसरी शीट कैसे रखी गई वो अलग टॉपिक है, वो हम आगे करेंगे इसके बाद। तो उससे हमारा क्या बनता है? उससे हमारी बनती है यूनिट सेल या हमारा पूरा क्रिस्टल सिस्टम या हमारा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो जो हमारी क्यूब बनेगी उसके अंदर हर एटम का कितना पार्ट आएगा। अब आप देखिए, मान लो मैं ये जो हमारे पास 2D स्ट्रक्चर आया है, मैं इससे एक स्क्वायर बना रही हूँ। ये 2D स्ट्रक्चर मेरे पास है, मैं इसमें एक स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ। स्क्वायर मैं कैसे बनाऊँगी? अगर आपको ध्यान हो कि जब हमने लैटिस पॉइंट के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं इस तरह से हैं, है ना। वो जो है एक ढांचा तैयार करते हैं, सभी लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो एक ढांचा बना लेते हैं और उन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल्स अपना प्लेस लेते हैं, अपना स्पेस लेते हैं। उनके ऊपर, इन लैटिस पॉइंट के ऊपर हम पार्टिकल्स को रखते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। ठीक है, अगर मैं उस पार्टिकल को ऐसे रख रही हूँ तो ये जो पॉइंट है हमारा, जो हमारा लैटिस पॉइंट है, इस तरह से मैंने ये दूसरे लैटिस पॉइंट पर इसको रख दिया, फिर मैंने तीसरे पर रख दिया। साइज़ अनइवन हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं ट्राई कर रही हूँ इसको बनाने की इस तरह से। ठीक है, अब मान लो मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगी? ये तो अब आप देखो, स्क्वायर के अंदर क्या पूरा का पूरा पार्टिकल आया है? नहीं आया है ना। जब ये स्क्वायर के अंदर पूरा पार्टिकल नहीं आया, एक स्क्वायर के अंदर एक पार्टिकल का कितना हिस्सा आ रहा है? एक स्क्वायर के अंदर एक पार्टिकल का सिर्फ कितना हिस्सा आ रहा है? 4th हिस्सा आ रहा है। 1/4 पार्टिकल जो है एक स्क्वायर में आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से हमें अब ये देखना है कि ये तो हमने बात की स्क्वायर की, 2 डायमेंशनल की, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब हम इस शीट के ऊपर दूसरी शीट रखकर, तीसरी शीट रखकर इस तरह के यूनिट सेल बनती है जब, ठीक है, तो हर पार्टिकल का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आएगा। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ से स्क्वायर को देखकर भी समझ सकते हो कि कितना पार्ट उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ कि आपने जो है ना एक ऑरेंज लिया, ठीक है, उस ऑरेंज को बीच में से आपने आधा काट दिया। ठीक है, अब आप क्या करते हो? 4 मैच स्टिक के बॉक्स लेते हो, मैच बॉक्स लेते हो, 4 माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं वो लेते हो।
आप उन 4 माचिस की डिब्बियों को, ये आधा जो पार्ट है ना ऊपर वाला, मैं हटा देती हूँ। मैंने ये हटा दिया। अब मैं इन 4 माचिस की डिब्बियों को कैसे रखूँगी इसके ऊपर। अब मैं इस वाले डायग्राम को ऐसे दिखा रही हूँ, मतलब आप इसको ऊपर से देखो, संतरे को कटा हुआ जो संतरा ऊपर से देख रहे हो आप, ऐसे दिख रहा है वो, है ना। तो आपने माचिस की डिब्बियाँ रखी, ऐसे रखी 4 की। उनका जो हर डिब्बी का, जैसे ये एक डिब्बी है माचिस की, उसका ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसका भी ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसका ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, और इसका ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ पर मिल गई है। ठीक है। जब आप इसी के ऊपर बिल्कुल सेम टाइप का जो आधा आपने संतरा काट कर अलग रखा था, और उसमें भी आपने ऐसे ही 4 मैच बॉक्सेस लगा दी, 4 माचिस की डिब्बियाँ लगा दी, इसके ऊपर रख दोगे अगर, तो एक संतरा पूरा का पूरा कितनी डिब्बियों में बट गया, 8 डिब्बियों में बट गया, है ना। आधा संतरा जो है, हाफ ऑरेंज जो है, वो 4 डिब्बियों में बटा है। इसके ऊपर बिल्कुल सिमिलर अरेंजमेंट में अगर जो हाफ हमारा बाकी का ऑरेंज था उसको रख देती हूँ, तो हमारा पूरा ऑरेंज बन जाएगा। और इसका मतलब पूरा ऑरेंज जो है वो कितनी माचिस की डिब्बियों में बट गया, 8 में, है ना। 8 डिब्बियों में हमारा पूरा ऑरेंज बट गया। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं उनको हम स्फेरिकल मानकर चल रहे हैं। यहाँ हम एटम्स की बात कर रहे हैं और हम मानते हैं कि एटम्स जो है वो स्फेरिकल हैं, एक ऑरेंज की तरह से है। ऑरेंज थोड़ा सा स्फेरिकल नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि उसकी जो डायमेंशंस हैं बिल्कुल रेगुलर नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसी तरह से हम उसको स्फेरिकल मान सकते हैं। तो अगर आपका एक एटम स्फीयर है और वो ऑरेंज की तरह से है, तो एक एटम को जब हम यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखेंगे तो उसका एक यूनिट सेल में कितना पार्ट जाएगा, सिर्फ 8वां हिस्सा जाएगा। कितना, 1/8। एक एटम का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में जाता है। इसको आप डायग्राम से समझो, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। आप देखो, मैंने आपको ये वाला सिंपल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को ना ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं, जहाँ पर कि एक्चुअल साइज इज़ नॉट शोन। ये जो ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वहाँ पर एक्चुअल साइज नहीं दिखाया जाता है एटम का, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि किस तरह से यूनिट सेल के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। ये आप देखो, यहाँ पर हमें एक्चुअल साइज दिखाया हुआ है एटम्स का। ठीक है, तो लेकिन ये तो एटम्स को हमने रख दिया, लेकिन जब हम इन एटम्स के सेंटर्स को लेकर मिलाते हैं, एटम्स के सेंटर्स को मिलाएंगे तो हमें एक क्यूब मिल जाएगी, है ना। बाकी का पार्ट पीछे चला गया, क्यूब मिल जाएगी, तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पर हमने क्यूब दिखाई है। यहाँ पर हमने एटम्स की अरेंजमेंट दिखाई है एक्चुअल साइज देकर, जहाँ पर हमने उसको काट कर क्यूब में कन्वर्ट किया वो दिखाया है हमने। तो आप देखो, एक कॉर्नर पर एक एटम का ये पार्ट आ रहा है, और ये पार्ट कितना है, ये है 8th पार्ट, 1/8। 8th पार्ट है, 1/8 पार्ट जो है, 1/8 पार्ट इसका एक एटम का इसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो अब हमें फाइंड करना है कि जब हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, when atoms are only at corners, जब एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, तो हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो आप इसका मेथड देखो, क्योंकि इस टाइप से सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके 2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो आपको कैसे सोल्व करना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको ये बताना है कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप पार्ट नहीं बता रहे हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms in primitive unit cell,
इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8, ठीक है 8 हो जाएंगे एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स हैं, ठीक है। फिर हम क्या बताएंगे इसमें, पार्ट ऑफ 1 एटम शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना पार्ट आ रहा है, अभी हमने क्या फाइंड किया 1/8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, एक कॉर्नर पर 1/8 है, तो 8 कॉर्नर पर कितने हो गए 1 एटम। जो एक्चुअल एटम्स का नंबर है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो है 1 एटम। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, यहाँ पर आप इन दोनों लाइंस में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। वो हो गए 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल 8 एटम्स प्रिमिटिव यूनिट सेल में हैं। एक एटम का कितना पार्ट वो यूनिट सेल शेयर करती है, वो है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स that are in unit cell is equal to 1/8 multiply 8 is equal to 1 एटम। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक्चुअल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है पूरा। वैसे 8 कॉर्नर है तो 8 एटम्स हैं, लेकिन हर एटम का 1/8 1/8 1/8 मिलाकर कितना हो गया 1। टोटल जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है एक यूनिट सेल के पास, प्रिमिटिव यूनिट सेल के पास, वो है 1 एटम, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड टाइप की देखते हैं, वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए अब हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे। उसमें हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बिल्कुल उसी तरह से आप इसका डायग्राम देखो और समझो, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप से पहले समझना है। आप पहले क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा कुछ करना ना, तो आप पहले यूनिट सेल बना लो, ठीक है। और आपको पता कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसमें क्या होता है, एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पर तो होते ही होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, और एक एटम होता है बॉडी के सेंटर में, है ना। तो अब यहाँ से आपको बहुत इजी होने वाला है इसको सोल्व करना कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं, ये फाइंड करना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स का तो आपको पता चल ही गया, एक एटम, टोटल 8 कॉर्नर्स पर कितने एटम हो गए, एक। अगर मैं बात करूँ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर के अंदर, मतलब आपके पास एक बॉक्स है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर इसको एज्यूम करना, आप अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हो। आपके पास एक बड़ा सा गत्ते का बॉक्स है, उसके अंदर आपने उसके 8 जो कोने हैं वहाँ पर आपने 8 बॉल्स लगा दी हैं, और एक बॉल बॉडी के अंदर, बॉडी का अंदर मतलब बॉक्स के बिल्कुल अंदर, तो वो बॉक्स के अंदर होगी, वो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी। बॉडी सेंटर जो गत्ते का बॉक्स है उसका सेंटर तो उसके अंदर ही होगा, और पूरा का पूरा एटम उसके अंदर ही आ जाएगा। यानी कि जो बॉडी के सेंटर में एटम है वो पूरा का पूरा वही यूनिट सेल ही शेयर कर रही है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रही है। सारा एटम वो उसी यूनिट सेल के अंदर ही है। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स हो गए 2, 1 दिस एंड 1 दिस मेक 2, ठीक है। इसको भी आप डायग्राम से समझो। ये अब यहाँ पर देखो कि ये बिल्कुल उसी तरह से 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स हैं, ठीक है, और एक एटम है कहाँ पर, सेंटर में बॉडी के। तो उसको ऐसे दिखाया हुआ है, ये जो है ये बाहर के हैं, ये कॉर्नर्स के हैं, और ये वाला जो एटम है ये है बॉडी के सेंटर में, ये पीछे का नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऊपर वाले डायग्राम से, तो आप देखो इसमें दिख रहा है सेंटर में कोई भी नहीं दिख रहा ना, इसमें सिर्फ 8 ही आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसमें आप देखोगे तो ये वाला जो दिख रहा है ये पीछे का एटम नहीं है, ये बल्कि बॉडी के सेंटर का एटम है। और इसको आप एग्जैक्ट यहाँ पर देख सकते हो, ये ओपन स्ट्रक्चर है,
ये दिखा रहा है कि एटम्स ने कैसे स्पेस को भरा हुआ है, और यहाँ पर एक्चुअल पोर्शन दिखाई दे रहा है कि एटम का, हर एटम का एक्चुअल में कितना पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, हर एटम का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो हर कॉर्नर पर आ रहा है 1/8, और जो बॉडी सेंटर में है दैट इज़ कम्प्लीटली 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। तो इसको भी हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इसको सोल्व करके तो दिखाना ही है। टोटल नंबर ऑफ, इसको सीधा लिखिए। अब आप ज़्यादा डिटेल में एग्जैक्ट जो सेंटेंसेस हैं, जैसे आप मैथ में स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिंपली लिखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, या इसको आप प्रेजेंट की जगह लिख लो शेयर्ड बाय यूनिट सेल एट 8 कॉर्नर्स। या कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए आप इसको ये भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल एट 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर पर यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम हैं, तो 8 तो कॉर्नर है, और एक कॉर्नर पर है 1/8, तो ये आ गया 1 एटम। ये तो आ गया कॉर्नर पर। फिर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1। फिर आप लिखेंगे 10 टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 1 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इज इक्वल टू 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 एटम्स। एक जो यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, वो 2 एटम्स उसके अंदर हैं। टोटल 1 एटम एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम इन द सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो दिस गिव्स टोटल 2 एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड नाउ द थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड। इसके लिए भी बिल्कुल हम वही करेंगे। फेसेस के सेंटर्स में बनाएंगे। अब ये सामने वाला फेस और ये पीछे वाला फेस थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है। 6 फेसेस हैं, तो 6 एटम्स इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अब आपको यहाँ पर दोबारा से इमेजिन करना। बॉडी सेंटर में कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल था बिल्कुल कि बॉक्स के बिल्कुल अंदर कम्प्लीटली सेंटर पर एक एटम है। यहाँ पर आप देखिए कि एक जैसे हमने ऑरेंज का एग्जांपल लिया था प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर का देखने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो है 2 बॉक्स हैं, ये एक बॉक्स का फेस है। ठीक है, या आपके पास ये जो है एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, इसका आपके पास एक बॉक्स है, गत्ते का बॉक्स है। उस गत्ते के बॉक्स के ऊपर वाला जो फेस है उसके सेंटर में आपने एक ऑरेंज रख दिया। ऑरेंज इस तरह से रखना है कि उसका जो बिल्कुल हाफ वाला पार्ट है वो अंदर चला जाए, हाफ वाला पार्ट बाहर आ जाए। ठीक है, क्योंकि सेंटर में होना चाहिए ना बिल्कुल वो। इसका बॉक्स का सेंटर जो कार्डबोर्ड का फेस है उसका सेंटर तो ये हो गया। ठीक है, तो उस सेंटर पर ऑरेंज का सेंटर आना चाहिए। वो तभी होगा जब आधा ऑरेंज अंदर होगा, आधा ऑरेंज बाहर होगा। और अब आपने क्या करना है, इसी बॉक्स के ऊपर आपने दूसरा बॉक्स रख देना है। इसी बॉक्स के ऊपर आपने दूसरा बॉक्स रख लेना है। तो एक बॉक्स में कितना पार्ट गया, एक एटम का हाफ पार्ट गया। ठीक है, क्योंकि सेंटर में रखना है आपको, एक फेस के सेंटर में रखना है, तो उस फेस के सेंटर में एटम का आधा पार्ट अंदर जाएगा, आधा पार्ट बाहर की तरफ रहेगा।
तो जो बाहर की तरफ पार्ट है, जब हम उस यूनिट सेल के साथ दूसरी यूनिट सेल रखेंगे तो दूसरी यूनिट सेल के एक फेस में वो आधा पार्ट शेयर हो जाएगा। तो आप इसको इस डायग्राम से देखो और समझो। ये तो सिंपल ओपन स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन इसमें समझ में आएगा। ये कॉर्नर्स पर आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, 1/8 पार्ट है, ठीक है। नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। ये आप देखो, ये है फेस सेंटर, FC फेस सेंटर, ठीक है। आप क्लियरली देख रहे हो कि हाफ अंदर है, तो हाफ कहाँ गया? हाफ जब आप इसके साथ दूसरी यूनिट सेल रखोगे, इसी के साथ आप दूसरी यूनिट सेल रखोगे, तो हाफ जो पार्ट है वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक यूनिट सेल फेस सेंटर पर जो एटम है उसका कितना पार्ट ले रही है? ओनली हाफ पार्ट, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से ही नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना से कॉर्नर्स पर तो है ही, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम, ठीक है। तो आप इसको वैसे तो सीधा ही लिख सकते हो अदरवाइज कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप लिख सकते हो पहले टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6 पार्ट ऑफ एटम शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर। इसको ब्रैकेट में आप ये कर सकते हो, पार्ट ऑफ एटम, कौन सा एटम? जो कि फेस सेंटर पर है, शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल इज इक्वल 1/2। फिर हम लिखेंगे इसको टोटल। हमने ये भी देख लिया कि कॉर्नर्स पर टोटल कितने हैं? 1। अब हम देखेंगे कि 6 फेजेस में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट शेयर्ड बाय 6 फेसेस इज इक्वल टू, फेसेस कितने हैं? 6, और एक के पास पार्ट कितना है? 2, तो गए 3 एटम्स। 1/8 कॉर्नर्स पर फाइंड करना बहुत इजी है। ऐसे ही अगर आपको समझ आ गया कि एक फेस जो है वो सिर्फ हाफ पार्ट ले रहा है, यूनिट सेल जो है, जो फेस सेंटर पर एटम प्रेजेंट है उसका सिर्फ हाफ पार्ट ले रही है, तो 6 फेसेस में अगर 6 फेसेस पर एटम्स होंगे तो उनके कितने पार्ट ले लेंगी? 6 × 1/2 इक्वल टू 3, 3 होल पार्ट्स, यानी कि 3 एटम्स 10। अब इनको ऐड कर देते हैं। टोटल एटम्स present in 1 face centered cubic cell is equal to 1 था कॉर्नर्स पर, कंफ्यूज ना हो इसके लिए आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कॉर्नर्स प्लस 3, यहाँ पर हम लिखते हैं फेस सेंटर इज इक्वल टू 4 एटम्स, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को हम FCC भी लिख देते हैं और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को हम BCC भी लिख देते हैं, ठीक है। और सिंपल प्रिमिटिव सेल तो सिंपल प्रिमिटिव सेल ही है, सिंपल सेल है या प्रिमिटिव सेल है। इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। एक और भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो, और वो कौन सा था आपका? वो है एंड सेंटर्ड। हमने 4th टाइप किया था ना, एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्योंकि ये फेस सेंटर्ड की तरह से ही है इसलिए इसके लिए अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है NCERT की बुक में, लेकिन आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो टोटल जो एंड्स हैं वो कितने हैं? टोटल एंड्स जो है सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इसमें भी कॉर्नर्स पर तो होगा ही। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8 × 1/8 1 एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कौन से एटम्स?
एंड सेंटर्ड, जो एंड सेंटर पर है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट या शेयर्ड बाय इज इक्वल टू कितने, एक ले रहा है 1/2 पार्ट, और टोटल कितने पार्ट, टोटल कितने एंड्स हैं 2, तो ये हो गया 1 एटम। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 + 1 2 एटम्स। ठीक है, इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, और जैसे कि लैटिस पॉइंट क्या है, तो आप उसको बता सकते हो। लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल दैट इज एटम, मोलिक्यूल और आयन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल या कंस्टिट्यूटिंग द क्रिस्टल। क्रिस्टल को बनाने वाले जो पार्टिकल हैं वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं यहाँ पर, लैटिस पॉइंट के द्वारा। लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट इज द पार्टिकल प्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर्स कौन से हैं जो कि यूनिट सेल को करेक्टराइज करते हैं। पैरामीटर्स, थोड़ा क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो आप समझने की कोशिश करना, तभी आप आंसर लिख पाओगे। पैरामीटर्स दैट करेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो एक बताया था मैंने डायमेंशंस, और दूसरा मैंने बताया था एंगल्स बिटवीन साइड्स या फेसिस। ठीक है, ये दो इसकी पैरामीटर्स हैं जो कि यूनिट सेल को करेक्टराइज करने का मतलब है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चंस हैं कि आपको डिस्टिंग्विश करना है डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल में, जैसे हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में है। तो अगर आपको दो इस टाइप की यूनिट सेल्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करती हैं, एक क्वेश्चन ये था जैसे लैटिस पॉइंट का आप कर सकते हो कि डिस्टिंग्विश करना है आपको। मैं एक इसमें से बता देती हूँ आपको, जैसे हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसमें आपको डायमेंशंस और उनके डायमेंशंस बतानी है उनकी, ABC, जैसे A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी होता है इसमें, एंड नॉट इक्वल टू C। ठीक है, और इसी तरह से ही आपको मोनोक्लिनिक का बताना है, जिसमें कि तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। और फिर आपने इनके एंगल्स बताने हैं कि इसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा ये 90 डिग्री के हैं, और गामा जो है वो 120 डिग्री का है। लेकिन जो मोनोक्लिनिक है उसके अंदर अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के हैं, एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये बताना है, 120 नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। एक तो ये है इसके अंदर, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, वो है आपको डिस्टिंग्विश करना है फेस सेंटर्ड, और जो सेकंड वन है इसमें क्वेश्चन, दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन फेस सेंटर्ड। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इनका बताना है इनके बारे में कि जो एटम्स हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ 6 फेसिस। ठीक है, यहाँ पर इन द सेंटर ऑफ 2 एंड्स। फिर उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, जैसे अभी हमने फाइंड किया, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, बस आपको ये 2 पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं इसके अंदर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको वही फाइंड करना जो अभी मैंने आपको सिखाया है कि कॉर्नर पर हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर, एक कॉर्नर पर एक एटम का कितना पोर्शन है, तो कितना होता है 1/8, सिर्फ आपने यही बताना है। ठीक है, एंड बॉडी सेंटर में बॉडी सेंटर का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 1 यानी कि, तो यही क्वेश्चन है इसके जो आपके NCERT की बुक में दिए हुए हैं। तो आप इनको साथ साथ अगर नोट करते रहेंगे, इनके सॉल्यूशंस लिखते रहेंगे, क्योंकि NCERT पर ही बेस्ड आपका बोर्ड में पेपर आता है,
और उसी में से ही मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर एनसीईआरटी में दिए हुए सेम क्वेश्चंस नहीं हैं तो उसी जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर किया कीजिए। और अगर इस जो हमने ये फाइंड किया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इन सबको खुद से लिख कर देखिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप साथ साथ नोट्स बनाइए। अगर आपने तब नहीं बनाए हैं तो वीडियो देखने के जस्ट बाद आपको ये करना है, जो कि मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे हम नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करते हैं, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी उसको सोल्व करने में। कैसे आपको लिखना है ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आता है, बट हमें ये नहीं ध्यान आ रहा कि हम लिखे कैसे, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम लिखे कैसे। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप साथ साथ नोट कर लें। ओके, थैंक यू।